विकास के पथ माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ अपने दो पूर्व साथियों के निधन के बारे में सभा को सूचित करना है। श्री हरमोहन धन चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के चंडीगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री धवन नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे और उन्होंने विशेषाधिकारी समिति के रूप में भी सेवाएं प्रदान की। श्री हरमोहन धवन का निधन 27 जनवरी 2024 को 83 वर्ष की आयु में हुआ। श्रीमती रुबाब सईदा उत्तर प्रदेश के बहराइच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा की सदस्य थी। श्रीमती सईदा ने उद्योग संबंधी समिति तथा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। श्रीमती रुबाब सईदा का निधन 6 फरवरी 2024 को 73 वर्ष की आयु में हुआ। हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। यह सभा उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब यह सभा दिवंगत आत्माओं में के लिए कुछ मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्नकाल। क्वेश्चन नंबर 101 डॉक्टर संजीव कुमार शिगरी। नहीं, नॉट प्रेजेंट। श्री विष्णुदत्त शर्मा। मंत्री जी, श्रीमती अपूर्वा पोद्दार। Speaker, sir, for giving me an opportunity to ask a supplementary question, sir. Sir, through you, I would ask the government whether the government is aware of the fact that even though India has lowest number of mental health professionals and lack of awareness regarding the issue, the ministry unspent 2,899 crore rupees that have been initially allocated to them in the financial year 2023-24. The reason for the same. Thank you, sir. स्पीकर सर, ये मानसिक रोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस शताब्दी की सबसे अच्छी योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आयुष्मान कार्ड, उसमें इसको कवर किया गया है और ये राशि पर्याप्त है। राज्यों को इसके लिए भेजा गया है, जितनी सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए भी, और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, सीएससी हैं, पीएससी हैं, उनके लिए भी ये धन इस मामले में है। हर जगह मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक, इसके अलावा
एनजीओ जो हैं वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है मानसिक रोगियों के बारे में, लेकिन अपने राज्य में जो पश्चिम बंगाल है उसमें जो सबसे अच्छी योजना इस विश्व की है आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री जन आयुष्मान कार्ड, उसको लागू ही नहीं किया है। उनको ऐसा लगता है अध्यक्ष महोदय कि इस आयुष्मान कार्ड में जब मोदी जी की फ़ोटो होगी तो मोदी जी जब ये आयुष्मान कार्ड लोग जेब में रखेंगे तो मोदी जी की फ़ोटो पहुंच जाएगी। तो वो तो पहुंच गए। दूसरे माध्यम से भी मेरा महोदया से अनुरोध है कि अपनी राज्य सरकार को आयुष्मान कार्ड योजना लागू करने के लिए कहें। यदि आपकी योजना है महोदया, अध्यक्ष महोदय, यदि इनकी कोई योजना है और उसमें 5 लाख केंद्र वाले भी अगर हो जाएगा, क्योंकि कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें 5 लाख से ज़्यादा खर्चा होता है, तो अगर हमारी योजना को भी लागू कर लेंगे तो पश्चिम बंगाल के गरीबों का बहुत बड़ी मदद होगी। अधीर रंजन चौधरी जी। सर, ये सवाल पूछा गया कि इंडिया हैज़ वन ऑफ द लोएस्ट नंबर ऑफ मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पर कैपिटा। इसमें पर कैपिटा प्रोफेशनल्स की कोई जिक्र नहीं है ये जवाब में। दूसरी बात यह कि हमारे देश में मेंटल पेशेंट, मानसिक रोगी की संख्या दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। मान लीजिए जॉइंट फैमिली ख़त्म हो गए, अभी न्यूक्लियर फैमिली आ गए, देखभाल की असुविधा होते हैं, देखभाल नहीं किया जाते हैं। ये सामाजिक कोई वातावरण ऐसा मतलब इस गति से जा रहे हैं जिस दिशा पे, उसमें और ज़्यादा ये बढ़ेगी। खासकर देखिए पार्किंसन डिजीज़, एल्जीमियर्स, ये भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके अंदर में क्या ये पार्किंसंस, एल्जीमियर, इसका भी अलग से कोई उपचार करने के लिए ये कोई प्रबंध है सरकार की? अध्यक्ष महोदय, मनोविकार, डिप्रेशन या मानसिक रोगी हैं, इनके लिए हमारे पास बहुत सारी संस्थाएं हैं। लगभग 45 हॉस्पिटल हैं जिनमें इस प्रकार से होता है। सभी एम्स में इसका होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और CSC पर और PSC पर भी है। एक टेलीमेडिसिन भी सरकार का है कि यदि इस प्रकार की कोई बीमारी है तो टेली मेंटल योजना के तहत वो टेलीफोन के द्वारा भी अपना परामर्श ले सकते हैं। और आयुष्मान कार्ड योजना में भी इस प्रकार की सभी प्रकार की बीमारियां कवर हैं और इस प्रकार से मानसिक रोगियों को भी आयुष्मान कार्ड उपलब्ध है और उनके रिहेबिलिटेशन के लिए भी सरकार काम कर रही है। और इसके अलावा ट्रेस भी कर रहे हैं और लगातार उनको, हमारे पास कई ऐसे मानसिक देश में संस्थाएं हैं जिसमें भर्ती होकर के भी इलाज होता है और तमाम NGO भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो आप पहले बोल लेते ना। माननीय हमारे साथी मंत्री रिप्लाई कर रहे थे, मैं उसमें थोड़ा सा पूरक करूंगा। आपने कहा कि अल्जाइमर सहित जो डिसीज़ है उसको मेंटल हेल्थ में शामिल करेंगे। ये पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, ये सब डिसीज़ को, मेंटल हेल्थ एक अलग टाइप का डिसीज़ है और देश में उसका बर्डन आज ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस के बाद स्टडी की गई तो 10% एवव आज मेंटल हेल्थ के शिकार है। और वो एक टिग्मा होता है, कोई व्यक्ति मेंटल हेल्थ से कोई पीड़ित है तो बताते भी नहीं है और अंदर कई डिसीज़, उससे भी कई इशू क्रिएट होते हैं। फैमिली इशू क्रिएट होता है, अपने शारीरिक हेल्थ का भी इशू क्रिएट हो जाता है। वैसी स्थिति में ऐसे कौन से डिसीज़ को मेंटल हेल्थ में रखना नहीं रखना वो साइंटिफिक पैनल के आधार पर तय किया जाता है। जो साइंटिफिक पैनल की रिकमेंडेशन आएगी तो अवश्य उसको शामिल करेंगे। ये बहुत एड्रेस करने जैसा वर्तमान समय में इशू है, डिसीज़ है और उसको अच्छी तरह से एड्रेस करके हम उसके ऊपर एक्शन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 102 श्री सुनील कुमार सिंह। माननीय मंत्री जी। सभा पटल पे रखा गया है अध्यक्ष। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने बहुत विस्तार से प्रश्न के जवाब में सदन को जानकारी उपलब्ध कराई है। माननीय मंत्री जी के जवाब से स्पष्ट है कि हमारी सरकार ने विशेष त्वरित निपटान न्यायालयों की योजना के अंतर्गत देश भर में 414 ई-पास्को न्यायालयों सहित 757 विशेष त्वरित न्यायालय कार्यरत किए हैं, जिन्होंने 2,14,000 से अधिक मामलों का निपटान किया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
और माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि विशेष न्यायालयों में किसी मामले के निपटान की औसत समयावधि कितनी है तथा इस समयावधि को कम करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, जैसा इन्होंने खुद ने ही जिक्र किया कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट और पॉक्सो, इसके माध्यम से जो कोर्ट स्थापित हुए हैं इनकी संख्या 757 तो है एफटीएससी की और ई पॉक्सो की 411। अब और जो डिस्पोजल भी आप देखेंगे जो मैंने दिया है माननीय सदस्य को उत्तर, 2,14,463 डिस्पोजल हुआ है। समय अवधि आप ठीक कह रहे हैं, हमने रखी है, कई बार 2 साल का विषय रहता है, लेकिन कुछ ऐसे केस हैं, जैसे मथुरा का मैं केस का जिक्र करूं, 15 दिन में केस का डिस्पोजल हुआ है। एक केरला का एक केस है जिसमें भी लेस देन 100 डेज में डिस्पोजल हुआ है। तो ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट है, इसमें डिस्पोजल और इंफ्रास्ट्रक्चर भी गवर्नमेंट ने अच्छा उपलब्ध कराया है। कोर्ट भी जो है इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं और अवेयरनेस भी आई है। ये ठीक बात है। अभी बंगाल के साथ ही दूसरे प्रश्न में कुछ कह रहे थे, जैसे बंगाल को कोर्ट स्थापित करने थे उसमें खाली 3 ही किए, लेकिन केरला है वो इसमें तेजी से आगे बढ़ गया है। तो मैं माननीय सदस्य जी को कहना चाहता हूं कि जो हमने समय सीमा निर्धारित की है उस दिशा में कई बार थोड़ा टाइम लग जाता है स्पीडी ट्रायल होने के बावजूद भी, लेकिन उसको हम टाइम सीमा में ही ये केसेस निर्धारित हो, इसके लिए हम जो जुडिशरी के जो संबंधित जो हमारे पैरामीटर हैं, जैसे बात करने का तरीका है, उसके अनुसार बात करके इसमें भी कमी लाएंगे समय में। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने लोगों को न्याय की पहुंच आसान करने के लिए कई उपाय किए हैं। हाल में ही कानून मंत्रालय ने कानून और कार्मिक संबंधी अस्थायी समिति की सिफारिशों में से सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बैंक स्थापित करने का मांग स्वीकार किया है, जिसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बैंक स्थापित होने से न्यायपालिका पर बढ़ते मामलों का बोझ कम किया जा सकता है। मेरा माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि देश भर में सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंचें स्थापित करने के लिए सरकार ने क्या कार्य योजना बनाई है? धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंच स्थापित हो, विषय टोटली इससे संबंधित नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जिस संसदीय समिति की बात करते हैं लॉ एंड जस्टिस की, उनकी रिकमेंडेशन आना एक अलग बात है, लेकिन जब मामला कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। ओके। श्री खनेन मुर्ग। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार देश के सभी जिलों में अति संवेदनशील मामलों के न्याय दिलाने में पीड़ित पक्षों को अभिसाक्ष्य केंद्रों में पीड़ित और गवाहों की गवाही को रिकॉर्ड करने की प्रक्रियाओं को और बेहतर सुविधाजनक बनाने के लिए कदम उठा रही हैं? क्या सरकार बाल लैंगिक अपराधी को रोकने के लिए बाल मनोवैज्ञानिकों की नियुक्त करने की सोच रही हैं? धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हम साइकोलॉजिस्ट भी रखते हैं इसके लिए, और आजकल गवाहों के लिए बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, उनकी बात को कोई दूसरा सुन भी नहीं सकता। और ये जो अध्यक्ष जी ने, माननीय सदस्य ने चिंता प्रकट की है, ये हमारे फास्ट ट्रैक कोर्ट का एक हिस्सा भी है। धन्यवाद। श्रीमती शताब्दी राय।
तो स्पेशल कोर्ट हुआ उसमें तो बहुत अच्छा काम शायद हो रहे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको पता है जो कोई 300 रुपया भी चोरी करे या पिक पॉकेट करे, उसको जेल में जितना दिन रुक रहे हो उसमें उसके पीछे 3 लाख तक खर्च हो जाते। ये जो पैसा सरकार का जाते, किसका पैसा क्यों जाते, इसका कोई सलूशन है कि नहीं? ये जिसका जो क्राइम किया उसका क्राइम से ज़्यादा उसके पीछे पैसा खर्च हो रहा है, क्योंकि ड्यू टू उसका रूल्स एंड रेगुलेशन, ये पेपर नहीं आए, उसका खबर नहीं आए, ट्रायल नहीं हुआ, इसका क्या सलूशन है ये बताइए प्लीज़। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स से संबंधित मसला है। ये इन्होंने एक जनरल प्रश्न किया कि किसी ने छोटी चोरी की और उसको जेल में लंबा रख दिया, सरकार का खर्चा ज़्यादा होता है, तो ऐसे विषयों पे कंसल्टेशन हमारा ऑन है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जितने भी संवेदनशील इशू है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के द्वारा उनका हल किया जा रहा है। आप ये बताओ ना, विधिक सहायता देते हैं, डिस्ट्रिक्ट यस, विधिक सहायता होती देखिए है। अध्यक्ष जी आपने सही कहा, बताओ कि ना। हम नालसा भी है उसमें, और रालसा भी है और डालसा भी है, लेकिन ये एक्सेस टू जस्टिस है। लेकिन जो आपने कहा है कि एक छोटे से अपराध के लिए जेल में रखा जाता है, खर्चा हो जाता है, ये एक दूसरा विषय है। ये जुडिशियल सिस्टम को रिफॉर्म का विषय, और सारे विषय पे हमारा कंसल्टेशन प्रोसेस ऑन है। हमने कहा ना श्री N.K. प्रेमचंद। थैंक यू वेरी मच स्पीकर सर। अभी नया जो कानून आया है, नए जो कानून बने उसमें सब कुछ है, बताइए ना नए कानून में क्या क्या है। क्वेश्चन आ जाए इनका सर। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. It's a very important question. POCSO cases, as directed by the Honorable Minister Srimati Smriti Irani ji, we, the members of Parliament, are reviewing the POCSO cases in the Disha meetings. And the police officials have reported to us that the main problem which they are facing is almost all the witnesses are becoming hostile due to the political pressure as well as the financial pressure. That is the condition by which, sir, if you see the conviction rate, that has not been spelled out in the answer. The conviction rate is just below 25%. Most of the cases are being acquitted. This is the position prevailing, and Indian Institute of Public Administration gone through all these issues and submitted so many recommendations that was well stated in this answer. I would like to know from the Honorable Minister the recommendations given by Indian Institute of Public Administration regarding the speedy trial as well as the conviction rate to be increased, whether those recommendations have been implemented, for which whether the government of India will give any assistance to the state government for implementing those recommendations. Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य जी ने प्रश्न किया, ये थर्ड पार्टी इवोल्यूशन से संबंधित था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके द्वारा हमने इवोल्यूशन करवाया, और जो आप विषय रखना चाहते हो उसमें ठीक है, कई बार गवाहों का स्थिति है, क्योंकि ऐसे ये महिला संरक्षण, बच्चों के संरक्षण से संबंधित ये कानून है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छा है सोसाइटी में। ये जो कन्विक्शन रेट है वो आप दूसरे केसेज में भी देखेंगे, उससे ये बेहतर है। और जब से ये बना है, नहीं तो गवर्नमेंट इसको आगे कैसे बढ़ाती, 3 साल के लिए गवर्नमेंट आगे बढ़ाया, 2026 तक आगे बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने, और इवोल्यूशन के आधार पर ही बढ़ाया। और इवोल्यूशन में जो विषय आपने रखे हैं सारे आए, हमने उसमें इंसर्ट किए हैं। जो आपने एक क्वेश्चन किया कि समय ज़्यादा लगता है, मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जैसे रेप केस है, एवरेज हम 417 दिनों में इसका फैसला हो जाता है। इसके फास्ट ट्रैक के बाद आपका पोक्सो है 5 to 4 डेज में, तो ये एवरेज भी अपना इंप्रूव हुआ है। महिला संरक्षण, महिलाओं का सम्मान, स्वाभिमान बढ़ाना, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी सरकार की हाईएस्ट प्रायोरिटी है। और जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, हमने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में संशोधन करके जो समय ज्यादा लगेगा उसको भी कम किया है साहब अब इसमें, और इसका इंपैक्ट आपको आने वाले समय में नजर आएगा। महिलाओं का स्वाभिमान बढ़ाना नरेंद्र मोदी जी की सरकार की हाईएस्ट प्रायोरिटी है। सुनो, ओके, माननीय मंत्री जी जिला कलेक्टर भी रहे हैं, IAS ऑफिसर हैं, जानकारी है आपको?
क्वेश्चन नंबर 103 श्री दीपक बेज। दीपक बेज, माननीय मंत्री जी। श्री सप्तगिरी उल्का। सर धन्यवाद स्पीकर सर। सर सवाल था कि एम्स में कितने सैंक्शन पोस्ट है एंड कितनी भर्ती हुई है, लेकिन अगर जवाब देखोगे सर इसमें खाली ये लिखा गया कि टोटल फैकल्टी पोजीशन कितने हैं, नॉन फैकल्टी पोजीशन कितने हैं। सर मेरा प्रश्न यही है माननीय मंत्री जी से कि एम्स जो देश भर में है कितने सारे सैंक्शन पोस्ट है, भर्ती कितना हुआ है, इसमें ST SC OBC कितने डॉक्टर्स है सर। थैंक यू सर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय सदस्य ने पूछा था कि कितने फैकल्टी भरे हैं या नॉन फैकल्टी, सर इसका डिटेल दे दिया है जो पोजीशन पे है। उनका कहना है कि जो नहीं है, सर हमने डिटेल दे दिया है कि जो मेंटेनेंस ऑफ द पोस्ट है, सर जैसे डेवलपमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, वहाँ की फैसिलिटीज़ बढ़ती है, अकॉर्डिंगली सर पोजीशन पे सैंक्शन पोस्ट होते हैं। माननीय सदस्य को मैं बहुत नम्रतापूर्वक कहती हूँ कि जो पोजीशन है वो दिए हैं, और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं, कुछ कॉलेजेस के काम सर अभी जारी है और बेड की संख्या के आधार पर वो पोस्ट आते हैं। सर कहीं पे बैचेस UG की शुरू है, PG की नहीं, तो वो फैकल्टी पोस्ट तो बाद में आएंगे। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि पहली बार देश ने 22 एम्स का आंकड़ा देखा है, तो उसको आपने अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनके नेतृत्व में पहली बार इतना बड़ा आंकड़ा दिया है एम्स का, जो भारत में 23 एम्स खड़े हो रहे हैं। ये भरे जाएंगे सर, आप चिंता न करें। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी केयर पर पूरा ध्यान है। धन्यवाद। श्रीमती हरसिमरत कौर। शुक्रिया सर। सर मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मंत्री जी ने कहा कि एम्स जैसे जैसे उसमें कैपेसिटी बढ़ेगी उसी तरह से उधर की पोस्टें भी भरी जाएंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि 2019 में जो ये एम्स एस्टेब्लिश बठिंडा में चल गया, पूरी तरह से चल रहा है, 750 बेड का ये अस्पताल है। लेकिन सब बड़ी हैरानी की बात है कि यहाँ पे इतने सारे 3 नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज, 750 बेड, जहाँ 2000 OPD रोज़ होती है, तकरीबन 400 वहाँ पे केस आते हैं, 40 केस रोज़ इमरजेंसी के, लेकिन इमरजेंसी में सिर्फ 28 बेड हैं। तो ये मैं मंत्री जी से काफ़ी बारी मैं ये रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि इसको कम से कम एक ट्रॉमा सेंटर 300 बेड का होना चाहिए। और जहाँ तक इधर की फैकल्टी की डिमांड की है, मैं मंत्री जी को ज़रूर बताना चाहूँगी कि 4 साल हो गए अब यहाँ पे सारे नर्सिंग के स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स सारे हो गए, पर यहाँ पे पोस्टों की बहुत ज़्यादा कमी है। तो ये जो पोस्ट जो ऑथराइज 765 फैकल्टी में है, सिर्फ 609, 156 की कमी है, और नॉन फैकल्टी में तकरीबन 50% की कमी है। तो ये पोस्ट कब तक होंगे? सर एक चीज़ और ज़रूरी कि सब बहुत मान की बात है कि इस एम्स में इन्होंने अपना लिवर ट्रांसप्लांट भी शुरू कर दिया है। सो सर इधर चिट्ठी लिख के भेजी हुई है कि अब ये स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ये भी शुरू करना चाहते हैं, कैडेवर डोनर ट्रांसप्लांट। आप एम्स का जो रीप्लान है पूरा का पूरा नया होने वाला है, बता दो आप सबको ताकि ध्यान में रहे। स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है बठिंडा एम्स में फैकल्टी रिक्रूट करने की, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एक तो आपको एम्स मिली है, बाकी भी रिक्वायरमेंट हम पूरी करेंगे। सवाल ये है कि जब कोई नई एम्स बनती है, नई इंस्टीट्यूट बनती है, पोस्ट आवश्यक जैसा जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है वैसे पोस्ट क्रिएट होती है और हम आगे बढ़ाते हैं। आज बठिंडा एम्स के सहित सभी एम्स में यहाँ जब फैकल्टीज़ और फैकल्टी पोजीशन की बात आ रही है तो प्रधानमंत्री जी ने अभी मिशन रिक्रूटमेंट चलाया है। पिछले 6 महीने में सभी एम्स में 29,000 पोजीशन पर रिक्रूटमेंट हुई है।
रोटेशन के अनुसार रिक्रूटमेंट हुई है, SC, ST, OBC की रिक्रूटमेंट हो रही है। सभी पोजीशन के लिए जो रोस्टर के मुताबिक रिक्रूटमेंट करनी होती है, एक रिक्रूटमेंट का काम गति से सभी एम्स में चल रहा है। हम चाहते हैं सभी एम्स अच्छी तरह से टाइम पे फुल फंक्शनल हो जाए। आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, आपके जहाँ जहाँ आपके क्षेत्र में एम्स है, आप अवश्य एम्स के चक्कर लगाइए, और आपका कोई सुझाव है, कोई व्यवस्था और खड़ी करने की आवश्यकता है, हम अवश्य खड़ी करेंगे। मोदी गवर्नमेंट का इरादा है कि देश में सभी नागरिकों को अपने स्टेट में बेस्ट टर्शरी केयर ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, और देश में राज्य में ही टर्शरी केयर ट्रीटमेंट मिले। कोई पेशेंट को दिल्ली एम्स में आने की आवश्यकता ना हो, इसलिए सभी स्टेट में एम्स बनाने के लिए कार्य किया है, जो आज गति से चल रहा है। श्री मोहम्मद जावेद। सर, आदरणीय प्रधानमंत्री का था कि हर ज़िले में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होगा। बिहार में भी उन्होंने एम्स दिया है एक, लेकिन जहां ज़मीन मिली है सर, वहां पे एम्स में जितना खर्चा होगा उससे ज़्यादा उसके मट्टी भराई में चला जाएगा। तो किशनगंज ही एक ऐसा ज़िला है जिसके पास 200 एकड़ ज़मीन है सर। तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि किशनगंज में जो ज़मीन उपलब्ध है उसमें एम्स शुरू कर दें। ऐसे भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वादा है कि हर जिले में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होगा। थैंक यू सर, वेरी मच। स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न राइज करा है। बिहार में एम्स खोलने के लिए भारत सरकार की ओर से राज्यों को पूछा जाता है कि आप एम्स, हम आपके स्टेट में एक एम्स खोलना चाहते हैं, आप जगह दीजिए। स्टेट गवर्नमेंट हमें लैंड देती है। वैसे ही वहाँ भूतकाल में स्टेट गवर्नमेंट ने एक लैंड दिया था, लेकिन एक लैंड दिया, बाउंड्री बनाई और वहाँ फिलिंग भी करने का काम हमने चालू करा। फिर वहाँ गवर्नमेंट में बदल हुआ और सरकार ने बदल करके दूसरे लोकेशन दे दिया। दूसरे लोकेशन में जो लोकेशन दिया वो बहुत गड्ढा वाला लोकेशन था। तो हमने यहाँ से जब कोई हमें लैंड देते हैं तो IIT, मिनिस्ट्री और 3-4-5 टेक्निकल लोग वहाँ लैंड का एग्जामिनेशन करने के लिए जाते हैं। तो मैंने यहाँ से एक एक्सपर्ट टीम भेजी। एक्सपर्ट टीम ने आके मुझे रिकमेंडेशन दिया कि मंत्री जी यहाँ तो एम्स हो ही नहीं सकती है, वहाँ तो वाटर बॉडी है। ऐसी स्थिति में मैंने राज्य सरकार को लेटर लिखा कि प्लीज़ आप अच्छी लैंड दीजिए, मैं वहाँ एम्स मोदी जी वहाँ एम्स बनाना चाहते हैं। लेकिन स्थिति ऐसी हुई कि स्टेट गवर्नमेंट ने लिख के दिया कि अभी हम वहाँ यही लैंड देना चाहते हैं। तो मैंने फिर से लेटर दिया कि भाई हम तो बिहार में एम्स करना चाहते हैं और इसलिए आप वही लैंड देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हम 300 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट की ओर से गड्ढा पूरेंगे। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे डिज़ाइन बदलनी पड़ेगी। तो फिर एक्सपर्ट टीम ने, मैंने कहा कि आप डिज़ाइन बदले। फिर अभी वहाँ परिवर्तन हुआ है और हम चाहते हैं कि हमें अच्छी लैंड मिल जाए तो हम तुरंत ही वहाँ आपके कोई भी सिटी में, स्टेट गवर्नमेंट हमें कोई भी सिटी की रिकमेंडेशन करेंगे हम। स्पीकर सर, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है और पॉलिटिकल डिबेट का भी इशू नहीं है। देश की, राज्य की जनता के हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ इशू है। लेकिन बिहार में पॉलिटिक्स हो गया था, लाइकिंग डिसलाइकिंग में। जहाँ एम्स बनाने के लिए हमने टेंडर ओपन कर दिया हो, हम वहाँ कंस्ट्रक्शन करना चालू करने की पोजीशन पे थे। फिर लेटर आ गया कि यहाँ नहीं, दूसरी लैंड पर दे दो, गड्ढा वाली लैंड हमें अलॉट कर दिया। तो भी हमने कहा कि हम मणिकम टेगोर, तो अभी हम चाहते हैं कि अच्छी लैंड मिल जाए, हम तुरंत ही एम्स का काम चालू करेंगे। Sir, thank you, sir. Honorable Minister is a learned minister and he has been working hard, and he has told that if AIIMS is in your constituency, MP should visit and see that thing. In my constituency also there is a AIIMS which is its foundation stone was laid in 2019 before elections, but still there is no work started. I am requesting Honorable Minister whether he can assure the House when Madurai AIIMS work will start and when the completion will be there, because it has been 5 years, Madurai AIIMS is still waiting for. माननीय मंत्री जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर एक बार धन्यवाद देती हूँ कि लगातार आपके सवाल एम्स मदुराई के बारे में आते हैं। बिल्कुल, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यही सोच विचार करके एम्स की गति बढ़ाई है। तो मैं शुरुआत से कह दूँ तो सर, लैंड एक्विजिशन, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, लैंड एक्विजिशन हुआ वो थोड़ा लेट हुआ, जो कि राज्यों की तरफ से होता है।
लैंड एक्विजिशन के बाद सर दुर्भाग्यपूर्ण हम कोविड के इन्फेक्शन से गुजरे और सर ये जायका के साथ होने वाला प्रोजेक्ट है। जायका का इंस्पेक्शन भी हुआ, बजट उसमें सर उसका बजट बढ़ाया गया। जो पहले 1200 करोड़ का बजट था वो अभी 1900 करोड़ का बजट रिवाइज बजट करके दिया ताकि वहाँ पे एक अच्छी एम्स खड़ी हो। उसके बाद सर उसका प्री इन्वेस्टमेंट वर्क भी कंप्लीट हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी अपॉइंट हुआ है और अभी उसका मास्टर प्लान फाइनलाइज हुआ है, टेंडर अवार्ड हुआ है और मुझे लगता है कि ये काम शुरू होने वाला है। आप बिल्कुल चिंता ना करें सर, इसका बजट भी बढ़ने में तो टाइम लगता है सर। लैंड एक्विजिशन के लिए क्वेश्चन नंबर 104 ओके। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 104 रामदास तड़क। माननीय आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कोविड-19 महामारी के बाद देश भर में मुफ्त टीकाकरण अभियान संपन्न हुआ। पहला डोज तथा दूसरा डोज नागरिकों ने बड़े पैमाने में लिया, लेकिन बूस्टर डोज दोनों डोज की तुलना में कम प्रतिशत मिला। क्या यह सही है? यह इस संदर्भ में सरकार के पास क्या जानकारी उपलब्ध है और सरकार इस विषय पर क्या कार्रवाई कर रही है? अध्यक्ष महोदय, हमारे दोनों वैक्सीन पूरी तरह विश्व स्तर के थे, भारत में निर्मित हुए। वैक्सीन का इतिहास 8 साल से 12 साल में होता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे मनसुख मांडविया जी के अथक प्रयास से, हमारे वैज्ञानिकों के माइक के सामने आ जाओ, आवाज़ कम आ रही थोड़ी बहुत, और WHO के साथ निरंतर संपर्क में रह करके विश्व के सभी वैक्सीन निर्माताओं से हमारे डॉक्टर मनसुख मांडविया जी निरंतर संपर्क में रहने से जो वैक्सीन का निर्माण हुआ, तो कोई किसी भी प्रकार की वैक्सीन की कमी नहीं थी। जिसने जो चाही और जो प्रोटोकॉल था उसके अनुसार वैक्सीन दी गई है। ऑनरेबल मेंबर। माननीय सभापति जी, क्या नया कोरोना वायरस देश में आ रहा है? यदि आ रहा है तो महाराष्ट्र में अभी तक इस नए वायरस के कितने मृत्यु हुई है? यह विदेश के आने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट का जांच की जा रही है? सर, देश कोविड वायरस एक ऐसा वायरस है, कोई भी वायरस म्यूटेट होता है। कोविड वायरस भी कई बार म्यूटेट होता रहा है। कोई भी वायरस 100 टाइम्स से ज़्यादा बार म्यूटेट होता है तो बाद में उसकी घातकता कम हो जाती है। कोविड का वायरस आज तक दुनिया में 223 बार म्यूटेट हो चुका है। म्यूटेट होता हुआ जैसा इन्फ्लुएंजा का वायरस हर साल हमें 1-2 बार प्रतिवर्ष सालाना हमें खांसी होती है, वैसा कोविड हमारे बीच में है, रहेगा, है, क्योंकि वायरस अभी डोमिनेट हो गया है। लेकिन उसका जब साल में कोई न कई बार म्यूटेशन होता रहता है तब हमें कई बार उसका सिम्टम दिखता है। वर्तमान समय में जो BA.6 का एक सब वेरिएंट था, वो कोई घातक नहीं है, उसकी कोई नेगेटिव इफेक्ट ऐसी नहीं है ताकि हमें उसमें विशेष कोई एक्शन लेना पड़े। यहाँ मदुरै एम्स के बारे में माननीय स्पीकर सर इस बात हो रही थी, मैं साथ में बता दूं कि ये मोदी गवर्नमेंट है जो कहती है वो करती है, और मदुरै एम्स का हमने शिलान्यास किया था और हमारी ये मजबूरी थी कि जायका फंड से वो प्रोग्राम चल रहा था और इसलिए फॉर्मेलिटी में कई समय हो गया, लेकिन सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है। कोई तमिलनाडु में पॉलिटिकल उसके पर डिबेट और इश्यू राइज करने की आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट टाइम में टेंडर भी फाइनल हो गया है, एजेंसी भी फाइनल हो गई है और उसका काम भी चालू होना है, इसलिए आप एश्योर रहिए मदुरै में एम्स होगी। श्रीमती पूनमबेन माडम। धन्यवाद स्पीकर महोदय। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि आज WHO हो या और माननीय सदस्य, ये सदन है, आप खड़े होकर 5-10 मिनट तक बात कर रहे हो। प्लीज बैठिए अपनी अपनी सीटों पे सब।
WHO और विशेषज्ञों सहित कई वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन अब महामारी को रोकने के लिए एक स्वास्थ्य आधारित दृष्टिकोण की वकालत कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगी कि भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय इस संबंध में क्या क्या पहल कर रही है और इन जो वैश्विक सारी संस्थाएं हैं सर, उनके सुझावों को कैसे संबलित करके आगे बढ़ रही है। हालांकि हर देश की परिस्थिति अलग रहती है, पर मैं जानना चाहूँगी कि इनके सुझाव को भी कैसे संबलित किया जाता है। धन्यवाद। हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसमें सारी दुनिया को साथ में मिलकर काम करना होता है। कोविड क्राइसिस ने हमने भली भांति बताया, हमने सिखाया है कि कोविड में सामूहिकता से काम करने से कैसे रिजल्ट मिलते हैं, और इसलिए सारी दुनिया हेल्थ सेक्टर में एक साथ में मिल के काम करे, चाहे वो वैक्सीन रिसर्च हो, चाहे वो रेयर डिसीज़ की मेडिसिन हो, चाहे कोई पेंडेमिक की स्थिति हो या तो पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस हो। सभी सब्जेक्ट में दुनिया साथ में मिल के काम करे। उसके लिए कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, WHO उसमें एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हेल्थ सेक्टर में हर देश में अपना अपना मॉडल होता है और हर देश हर कम्युनिटी अपना अपना जेनेटिकल बॉन्डिंग होता है। इसलिए जो इंडिया में डिसीज़ है और इंडिया में डिसीज़ का स्प्रेड है वो दुनिया के अलग कंट्री से अलग भी हो सकता है। कई ऐसे रेयर डिसीज़ है जिसके पर काम दुनिया में हो और इंडिया में आके वो डिसीज़ पर हमें ट्रीटमेंट मिले या तो मेडिसिन मिले। फॉर एग्जांपल, देश में स्पाइनल एट्रोफी डिसीज़ है, ऐसे डिसीज़ में इंडिया में मेडिसिन नहीं बनती है तो बाहर से लानी पड़ती है और उसकी कीमत 16 करोड़ है। आज सिकल सेल इंडिया में बहुत स्टेट और बहुत 200 से अधिक डिस्ट्रिक्ट में है, तो सिकल सेल में हाइड्रोक्सी यूरिया का यूज होता है। हाइड्रोक्सी यूरिया टैबलेट और हाइड्रोक्सी यूरिया सस्पेंशन इतना महंगा होता है, उसका इलाज करना भी मुश्किल होता है और हमें दुनिया से लाना पड़ता है। हमने इसलिए अपना मॉडल को अपनाते हुए हमारी कंपनियों के साथ बातचीत करके कहा कि रेयर डिसीज़ के लिए या तो जिस मेडिसिन महंगी है उसके पर इंडिया में रिसर्च हो सकता है क्या, इंडिया के मॉडलिंग के आधार पर हम काम कर सकते हैं क्या, उसके लिए हमारी कंपनियों ने बढ़ चढ़ के काम करना चालू करा है और कई टाइप के हमने मेडिसिन देश में बना ली है। और इसलिए भविष्य में ऐसे कोई पेंडेमिक की स्थिति हो, इंडिया की दूसरी विशेषता है, यहाँ कोई मेडिसिन बनती है तो इंडिया को तो फायदा होता है क्योंकि इंडिया में सस्ती बनती है, लेकिन इंडिया में एक बार सस्ती मेडिसिन बन गए सारी दुनिया को फायदा होता है। आज एड्स की मेडिसिन के बारे में हम बात करें तो एड्स की मेडिसिन पहले बहुत महंगी होती थी, लेकिन जब से इंडिया में बननी चालू हुई, इंडिया की रिक्वायरमेंट पूरी हुई और सारे अफ्रीकन कंट्री ग्लोबल सस्ती एड्स की मेडिसिन मिलने लगी। आज दुनिया में 70% एड्स की मेडिसिन इंडिया से जाती है। वैसा ही वैक्सीन में है, वैक्सीन दुनिया में महंगी मिलती थी, लेकिन जब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो जाता था, जैसे कोविड की वैक्सीन $25 की वैक्सीन थी, $28 की वैक्सीन थी, लेकिन हमने $2.5 की वैक्सीन बनाई और $2.5 और $3 में सारी दुनिया को उपलब्ध कराई। ये भारत में निर्मित वैक्सीन है, इसलिए वर्ल्ड के दुनिया के ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके हम हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो हमारे भी हित में है और दुनिया के भी हित में है। श्री रितेश पांडे, ये बात सही है, मैं अफ्रीकन देशों में गया था तो वहाँ के लोगों ने कहा कि हमें इंडियन मेडिसिन सस्ती मिलती है और इफेक्टिव भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, महामारी से निपटने तारीफ हुई है तो तारीफ करो भाई, पीठ से तारीफ हुई है तारीफ करो। हमारी सबकी ड्यूटी है, जब पीठ से तारीफ हुई है तो तारीफ करनी चाहिए, आसन से तारीफ हुई है तारीफ करनी चाहिए ना, उसका भी अगेंस्ट में रिएक्शन। ये क्या है सर? अध्यक्ष महोदय, भारत की छोड़ो। अध्यक्ष महोदय, उसमें क्यों आता है, मैं बाहर आपसे 1 to 1 बात करता हूँ, ये फ्लोर पर बात करने का विषय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, महामारी से निपटने के लिए
अत्यंत ज़रूरी ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डॉक्टर्स की पूरी स्थिति बरकरार रहे, सभी डॉक्टर महत्वपूर्ण नंबर्स में उपलब्ध रहें। मेरे क्षेत्र अंबेडकर नगर के अंदर महामाया मेडिकल कॉलेज स्थापित है, उसके पोस्ट ग्रेजुएशन के स्थापना के लिए MCI के पास एप्लीकेशन पड़ी हुई है। देश में डॉक्टरों की उपलब्धि सुचारू रूप से हो सके इसके और महामारी जैसी स्थिति से निपटने के लिए डॉक्टर्स की उपलब्धि पूर्ण रूप से मिल सके, उसके लिए ऐसे अस्पतालों में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्रियां होना ज़्यादा जरूरी है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से ये जानना है कि अंबेडकर नगर में महामाया मेडिकल कॉलेज में जो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री के लिए एप्लीकेशन MCI के पास पड़ी हुई है वो कब तक पास हो जाएगी, वहां पे इंस्पेक्शन कब तक करवा दिया जाएगा ताकि आगे आने वाले समय में महामारी से निपटने के लिए सुचारू रूप से डॉक्टरों की व्यवस्था हो सके। माननीय मंत्री जी, 1 मिनट। मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह, और फिर आप वरिष्ठ सदस्य बैठे, सदन में प्रश्नकाल में कभी भी कोई मेडिकल कॉलेज का नाम लेकर, कोई संस्थान का नाम लेकर और उसमें ऐसा होना चाहिए, ये प्रश्नकाल कभी नहीं उठाना चाहिए। इससे क्या है कि हमारी संसदीय मर्यादाओं पर और इस प्रश्नकाल पर बड़ा लंबा इम्पैक्ट पड़ता है। पॉलिसी मैटर पर बोलें आप उस मेडिकल कॉलेज में ऐसा नहीं हुआ, ये बोलना भविष्य के लिए उचित नहीं है। आप क्या जवाब दोगे इसका? मैंने जवाब दे दिया ना इसका। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के जिले का मैं प्रभारी मंत्री रह चुका हूँ अम्बेडकर नगर का, और उस समय भी उस समय भी जी मैं आपके पिताजी के साथ भी MP रहा हूँ। आप आपस में मत करो कि कौन किसके साथ, आप तो जवाब दे दो। जी अध्यक्ष महोदय, मैंने इनके मेडिकल कॉलेज का भी दौरा किया था जब राज्य में था। उस मेडिकल कॉलेज का जवाब नहीं देना, मैंने मना कर दिया ना। मैं पॉलिसी ये बता देता हूँ सर कि जो माननीय सदस्य ने पोस्ट ग्रेजुएट या मान्यता की बात करी है, NMC अपने आप में एक इंडिपेंडेंट संस्था है, मानक के अनुसार वो अनुमति मान्यता देती है अथवा कैंसिल करती है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के 10 साल के कार्यकाल में UG की संख्या बढ़ा करके 100% से ऊपर कर दी गई है और PG की संख्या भी बढ़ा करके 126% कर दी गई है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज हो रहा है और उसी के साथ मेडिकल कॉलेज की संख्या 350 से बढ़ा के 700 कर दी गई है। और PG की संख्या जब बढ़ी है, नीट PG के एग्ज़ाम होगी, उसमें लोग सिलेक्ट होंगे तो निश्चित तौर से हर मेडिकल कॉलेज में PG ट्रेंड लोग वहाँ पर जाएंगे, विशेषज्ञ लोग। क्वेश्चन नंबर 105 श्री दिलेश्वर कानौत जी। माननीय मंत्री महोदय। आंसर लेट ऑन द टेबल सर। माननीय सदस्य जी को धन्यवाद। महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र सुपौल बिहार के सीमावर्ती अति पिछड़ा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। कोसी नदी में प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ की वजह से क्षेत्र में भयानक महामारी एवं बीमारी लोगों में फैल जाती है तथा संक्रामक रोगों की वजह से गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, हृदय रोग, ट्यूमर, TB एवं अन्य और भी घातक बीमारी हो जाती है, जिसके इलाज के लिए स्थानीय लोगों को दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर तथा दूर के अस्पतालों में जाना पड़ता है। अति पिछड़ा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने की वजह से लोगों की आमदनी नहीं है जो अपना ठीक से इलाज कर सके। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी सुपौल जिला में इंटीग्रेट आयुष अस्पताल खोलने की योजना है? नहीं तो इसका प्रस्ताव दिया जा सकता है। और इसी तरह इसके आसपास जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उसमें भी क्या इस तरह का जो आयुष अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है? परम आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे सभी माननीय सांसदों को विशेष रूप से इस विषय पर आयुष के सिलसिले में कई बार इस सदन में हमने जवाब के सिलसिले में बात रखी है। आयुष जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो भारत का गौरव है, ये जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो देश के अंदर स्वतंत्रता की पिछले दिनों में
जो मान्यता मिलना चाहिए था वो मिले नहीं थे। लेकिन हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल के अंदर आयुष को बढ़ावा देने के लिए जो भी कदम उठाए आप लोगों ने खुद देखी है और महसूस भी की है। आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, सोहारिकपा, योगा, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी सारे सिस्टम को इक्वली प्रमोट करने के सिलसिले में उन्होंने जो नीतियां अपनाया है, जो कदम उठाया है, जो बजटरी सपोर्ट दी है और रिसर्च फैसिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, हॉस्पिटल फैसिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा देने के लिए और एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए जो कानून व्यवस्था लागू की गई है, इसके वजह से आज इस सेक्टर ने दुनिया की मानव समाज की ध्यान आकर्षित की है। और हमारे देश के अंदर आप लोगों ने खुद महसूस की है, अलग अलग सिस्टम जो है, जैसे तमिलनाडु में हमारे उसी प्रांत में बड़े इंस्टीट्यूशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा, उसी हिसाब से बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ यूनानी और कलकत्ता में जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी और जयपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और दिल्ली सरिता बिहार में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ऐसे साथ साथ में सैटेलाइट इंस्टीट्यूशन और हमारी 5वीं प्रमुख रिसर्च इंस्टीट्यूट और उसकी जो भी पेरिफेरल इंस्टीट्यूशन बनी है देश के अंदर, इसके वजह से आज हमारे मंत्रालय परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के मुताबिक हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दोनों मंत्रालय को इंटीग्रेटिव सिस्टम मेडिसिन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने जो निर्देश दिए हैं, उसी निर्देश को पालन करते हुए हमारे परम आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई और मैं हमारे अधिकारियों के साथ पिछले 2 साल निरंतर हम लोगों ने कोशिश की है और लोगों ने भी काफ़ी सहयोग की है और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के मुताबिक आज दोनों सिस्टम मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल एक साथ जोड़कर सारे एम्स से लेकर अप टू द ग्रास रूट लेवल तक हमारे जो आयुष्मान जन आरोग्य मंदिर, आयुष आरोग्य मंदिर सिद्धा, इसी तक उसको ले जाने के लिए जो भी व्यवस्था अब खड़ा की गई है, तो मुझे लगता है कि ये हमारे आम जनताओं के लिए एक बहुत बड़े सुविधा निश्चित रूप से होंगे। और हमारे प्रिय मित्र जो दिलेश्वर जी है, उन्होंने सही सवाल की है, इसके जवाब में मैं कहना चाहता हूँ, बिहार के अंदर हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष कुल मिला के 294 हम लोगों ने अप्रूव की है और बिहार सरकार के सहयोग से उसको अब बढ़ावा देने के लिए, उसको सही तरह खड़ा करने के लिए हम लोगों ने जो भी कोशिश की है, अब तक 113 कुल मिला के ऑपरेशनल हुई है। तो मुझे लगता है कि अगले दिनों में निश्चित रूप से ऐसे ही हर प्रांत में हमारे इस सिस्टम को उपलब्ध किया जाएगा और सारे देश के अंदर और विदेश में भी हमारे आयुष का जो प्रेजेंस अभी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको ये जान के खुशी होंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस सिलसिले में जो भी कदम उठाया है, आपने खुद देखी है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 11 एडिशन में मॉड्यूल 2 में आप आयुष को इंटीग्रेट की गई है। इसके वजह से आज हमारे अलग अलग सिस्टम से जो भी बीमार का नाम पुकारा जाता है, जैसे मैं आप लोगों को उदाहरण देना चाहता हूँ, सपोजिंग हमारे अतिसार, डायरिया को अतिसार बोलता है आयुर्वेद में और सिद्धा में वेदी बोलता है और यूनानी में इस हाल बोलती है। एक ही बीमार को अलग अलग नाम से पुकारती है। इसलिए दुनिया की डॉक्टर हो, मरीजों के हो, कोई दिक्कत ना हो, इसके वजह से अब WHO ने एक व्यवस्था हमारे लिए उसमें लागू की गई है, जिसके वजह से एक ही कोड पे आप लोगों को पता चलेगा, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, कि कौन सा बीमार ये व्यक्ति का हो रहा है, उसका कौन सा दवाई इसके लिए जरूरी है, सीधा सिस्टम में हो, यूनानी में हो, शायद ये में हो, तो इंटीग्रेटेड। मुझे लगता है कि ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। साथ साथ में ये भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी अभी इंश्योरेंस कवरेज के लिए सारे इंश्योरेंस कंपनी को
आयुष सिस्टम में आयुष का जो भी ये है बीमारी है उसको कवर करने के लिए एडवाइस की है। तो इतना तक सफलता हासिल की गई है पिछले 10 साल के अंदर। ये सिर्फ संभव हुआ है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सही मजबूत कदम के वजह से, सही उनके नीति के वजह से। मुझे लगता है कि आप सबको इस विषय पर खुश होना चाहिए और अपने शरीर को सुस्वास्थ्य रखे, तंदुरुस्त रखे, सब मनुष्य का ही उद्देश्य होते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे सभी सदस्य हमेशा तंदुरुस्त रहे, मैं यही चाहता हूं कि और हमारी सिस्टम को अपनाएं। महोदय, क्वेश्चन का तो जवाब नहीं मिला, फिर भी मैं एक सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछना चाहता हूं। जो मंत्री महोदय अभी इस आयुष की विशेषता पर उन्होंने बहुत बातें कही और वास्तव में इस जो आयुष बहुत आवश्यक है। आप भी मत दो, आप भी प्रश्न पूछो। हाँ सर, मेरा प्रश्न ये है, जो क्या बिहार में इस आयुष मंत्रालय के द्वारा एक सिद्ध औषधि विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव का आश्वासन माननीय मंत्री महोदय दे सकते हैं, क्योंकि इसकी महत्ता बहुत जरूरी है। आपने अभी इसकी उद्देश्य को बताया है, उसको वहाँ एक खोला जाए जिससे उत्तरी बिहार के लोगों को इसका फायदा मिले। माननीय मंत्री जी। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय दिलेश्वर जी को यही बताना चाहता हूँ, कुछ देर पहले मैंने अपने जवाब में कहा था कि बिहार को हम लोगों ने कुल मिला के 294 हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर अप्रूव की है। और मुझे लगता है कि आपके इलाका में भी शायद बिहार सरकार ने वहाँ जो भी एग्जिस्टिंग हमारे वहाँ व्यवस्था है, जैसे हेल्थ सब सेंटर जो भी है और हमारे डिस्पेंसरी जो भी है, उसको अपग्रेड करने के लिए हम आयुष्मान भारत की तहत हम मदद करते हैं राज्य सरकार को। और राज्य सरकार की प्रस्ताव जो होता है स्टेट एनुअल एक्शन प्लान के मुताबिक हम उसको अनुमोदन देते हैं। ओके। श्री धनुष कुमार। மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே, சித்த மருத்துவத்தின் தந்தையான அகஸ்திய மாமுனி வாழ்ந்த தென்காசி மாவட்டத்தில் உள்ள பொதிகை மலையில் சித்த மருத்துவத்திற்கு தேவையான மூலிகைகள் அதிகமாக கிடைக்கின்றன. இந்த பகுதியில் மத்திய சித்த பல்கலைக்கழகம் அமைக்கப்படுமா என ஏற்கனவே இந்த அவையில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது. அது சம்பந்தமாக தென்காசி மாவட்டத்தில் சித்த மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் அமைக்கும் திட்டம் அரசிடம் உள்ளதா என தங்களின் மூலமாக கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். நன்றி. मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा ट्रांसलेशन नहीं आया, फिर से रिपीट कर दे एक बार। कैन यू रिपीट? आप रिपीट कर सकते हैं क्या? हाँ कर दे, कोई बात नहीं। ट्रांसलेशन ये மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே, சித்த மருத்துவத்தின் தந்தையான அகஸ்திய மாமுனிவர் வாழ்ந்த Sir, please put translation. अगस्त ऋषि जो के जन्मदाता जाने गए थे, ये पूछ रहे हुए। ओके, हाँ अब पूछें। சித்த மருத்துவத்தின் தந்தையான அகஸ்திய மாமுனிவர் வாழ்ந்த தென்காசி மாவட்டத்தில் உள்ள பொதிகை மலையில் சித்த மருத்துவத்திற்கு தேவையான அனைத்து மூலிகைகளையும் அதிகமாக கிடைக்கின்றன. இந்த பகுதியில் சித்த மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் அமைக்க வேண்டும் என இந்த அவையில் ஏற்கனவே கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது. அரசிடம் இது சார்ந்த அமைக்கும் திட்டம் எதுவும் உள்ளதா என தங்களின் மூலமாக கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की मांग कर रहे हैं वे। ऑनरेबल मेंबर, आई गॉट इट। हाँ, हमारे माननीय संसद ने जो भी सवाल की है, सीधा विश्वविद्यालय के सिलसिले में उन्होंने सवाल की है। हाँ, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा उन्होंने सवाल की है। वो सवाल के जवाब वो में वहाँ के जन्मदाता थे, इसलिए विश्वविद्यालय खोलने निश्चित रूप से। और आप सबको मालूम है, सीधा दे इस सरकार ने बड़े भक्ति भावनाओं से हम पालन करते हैं और सीधा को बढ़ावा देने के लिए आप सबके लिए मैं इतना बताना चाहता हूँ, आप चाहे तमिलनाडु हो, केरल हो, साथ साथ में दिल्ली हो, गोवा हो और असम में भी नॉर्थ ईस्ट के लिए एक आयुष वेलनेस सेंटर बन रहा है।
इंटीग्रेटिव, तो उसमें भी सीधा हम ले जाने के लिए निर्णय लिए हैं। तो इसके लिए, उसका प्रसार प्रहार के लिए हमारी तरफ से जो भी कोशिश वो जारी है, और विश्वविद्यालय के सिलसिले में अभी तक कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ है। निश्चित रूप से अगले दिनों में इस विषय पर कई लोगों ने भी हमें चिट्ठी भी लिखी है, ये महत्वपूर्ण है। तो अभी तक तो ऐसा निर्णय नहीं ली गई है, लेकिन साथ साथ मैं ये कहूँगा कि अभी सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली, हर केंद्र में सीधा सिस्टम को यहाँ लागू की गई है, और हमारा ओपीडी भी हमने शुरू किया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में, और साथ साथ में सफदरजंग में भी ये प्रतिष्ठित हुई है, और साथ साथ में हमारे राष्ट्रपति भवन में भी हम लोगों ने इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एक केंद्र हमने शुरू किया है, जहाँ सीधा को भी इंटीग्रेट की गई है। क्वेश्चन नंबर 106 डॉक्टर अमर सिंह जी। माननीय सदस्य। सर मेरे सवाल के दो हिस्से थे, क्योंकि एक हिस्से का जवाब तो बहुत सुंदर मिला है। मैं दोबारा थोड़ा सा एक सेंटेंस पढ़ना चाहता हूँ। वेदर द गवर्नमेंट प्रपोजेस टू स्लैश कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ डॉक्टर्स। तो बहुत ही सुंदर जवाब दिया है, सप्लाई ऑफ डॉक्टर्स। सर मैंने जो सवाल पूछा था उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि इंडिया में हाईएस्ट आउट ऑफ पॉकेट प्राइवेट एक्सपेंडिचर है 63%। 63% लोग अपनी जेब से खर्चा करते हैं, और इसकी वजह से WHO की रिपोर्ट है, नीति आयोग ने कहा है कि 30% पॉपुलेशन का एक मिसिंग मिडल ऑफ इंडिया का हमको इंश्योरेंस करना है। मतलब, और इन्हीं में से 5-5.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ जाते हैं हेल्थ एक्सपेंडिचर की वजह से। तो सर एक पार्ट है, क्योंकि 5 मिनट ही रह गए हैं, मैं दूसरा भी बोल देता हूं, मंत्री जी जवाब दे दें। सर दूसरा हिस्सा है कि 75% ऑफ द हेल्थ फैसिलिटीज इन आवर कंट्री, मुल्क में, वो अर्बन एरिया या मेट्रोज में हैं। 27% वहाँ पॉपुलेशन रहती है। आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में? और उसी का हिस्सा है कि आपने रेगुलेटर क्यों नहीं बना रहे? कोई 20,000 रात का कमरे का ले रहा है, कोई 50,000 ले रहा है, कोविड में 20-20 लाख का लोगों का बिल बना। तो मैं सारी बातें एक बार ही पूछ ली है, क्योंकि कम समय तो मंत्री जी बता दें कैसे कॉस्ट रिड्यूस होगी। स्पीकर साहब, लोगों के जेब से खर्च कम हो, सभी को हेल्थ सुविधा मिले, ये मोदी गवर्नमेंट की प्राथमिकता रही है। मोदी गवर्नमेंट ने कभी टोकन में नहीं सोचा है, हमेशा टोटल में सोचा है। और हेल्थ को हमारे देश में कभी कॉमर्स के रूप में नहीं देखा जाता है, सेवा के रूप में देखा जाता है। और इसलिए हेल्थ को सर्वव्यापी करने के लिए, जैसा आपने कहा कि हेल्थ गांव तक पहुंचे, देश में 1,64,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया गया है, ताकि सामान्य और गरीब व्यक्ति को हेल्थ की सुविधा मिले। देश में हेल्थ अफोर्डेबल हो। माननीय स्पीकर सर, देश में 12 करोड़ यानी कि 60 करोड़ लोगों को, 12 करोड़ फैमिली, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के कवरेज के नीचे लाया गया है, ताकि 5 लाख तक की 60 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी की मुफ्त इलाज की गारंटी दी गई है। उसके अलावा देश में 10,000 से अधिक जनऔषधि केंद्र खोला गया है, वहाँ अफोर्डेबल प्राइस में मेडिसिन मिल रही है। देश में नी इम्प्लांट्स, स्टेंट, सभी की प्राइस को कैप की गई है। उसकी वजह से 27,000 करोड़ रुपया का देश को फायदा हुआ है। आयुष्मान भारत योजना की एक स्टडी ने बताया कि 1,20,000 करोड़ का लोगों का पैसा बचा है। कुल मिला के आज तक 3,54,000 करोड़ रुपया लोगों की जेब से बच गया, ताकि जो आपने इश्यू राइज किया है कि मिडिल क्लास को हेल्थ सुविधा मिलनी चाहिए, एफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, मिडिल क्लास हो, गरीब क्लास हो या कोई भी क्लास हो, उसको सस्ता इलाज मिले, वो मोदी गवर्नमेंट की गारंटी रही है। नतीजा ये निकला, बताता हूँ, सुनिए। मेरी जिम्मेवारी है
और अधीर रंजन जी ने क्वेश्चंस पूछा है उसका तो मैं अवश्य जवाब दूंगा। स्पीकर सर, देश में प्रतिवर्ष 1.5 स्टडी ऐसा बताती है, यही बताता हूँ, 5.5 करोड़ लोग उसको सस्ता इलाज नहीं मिलने से, उसका पॉकेट खर्च बढ़ जाने से गरीबी रेखा के नीचे आ जाता था। एक ही साल में नीति आयोग की, जो आपने नीति आयोग की स्टडी का कोट किया है उसका हवाला देते हुए बता रहा हूँ, 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे से बाहर इसलिए आए हैं कि उसमें से हेल्थ में भी खर्च कम हुआ है। कुल मिला के देश में जीडीपी का कुल खर्च 2014 के पहले 1.13% था, वो खर्च बढ़ा के आज 1.35% हो रहा है। कुल देश में हेल्थ के पीछे खर्च होता था वो 2014 के पहले 29% होता था, आज वो खर्च कम होके भारत सरकार की ओर से जो खर्च होता है वो बढ़ के 47% हुआ है। आउट ऑफ पॉकेट खर्च की अभी बात आई है, आउट ऑफ पॉकेट खर्च व्हाइट पेपर में पढ़ लेना, वो 62%, 2014 के पहले 62% आउट ऑफ पॉकेट खर्च था। गरीब और मध्यम वर्ग के जेब से खर्च हो, बीमारी आती थी तो 62% पैसा अपने पॉकेट से निकालना पड़ता था, उसमें से गिरावट आई है और 47% आउट ऑफ पॉकेट खर्च बचा है। आने वाले दिनों में आउट ऑफ पॉकेट खर्च और कम हो और अभी बाकी एम्स आ रही है। अभी हमारी आंगनवाड़ी बहन, हमारी आशा बहन, उसकी फैमिली को भी हेल्थ कवरेज दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ रहा है ताकि देश में सस्ता इलाज मिले। मान्य सदस्यगण,